Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to start with rectangular resolution of vector. अब ये rectangular resolution of vector क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उस एग्जाम्पल को बड़े गौर से समझिएगा। मैंने आपको ये बोला कि आपके सामने दो सिचुएशन को मैं आपके सामने एनालिसिस करवाता हूँ और उस प्रॉपर एनालिसिस के बाद आप एक चीज़ समझिएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है और ये बताया मैंने कि एक पार्टिकल यहाँ पर है और ये पार्टिकल पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो जिसके कारण वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो आप सीधा कंक्लूजन ये निकालोगे, बोलोगे कि सर अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है तो बट ऑब्वियस सीधी सी बात है, इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तभी तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स इधर लगाऊं और चलने इधर लग जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये एक केस था, ठीक है। दूसरा केस बताएंगे तो मतलब आपने ये देखा अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से दूर होता जा रहा है, देखिएगा टाइम के साथ साथ इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से दूर होता जा रहा है, मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, तो आप बोलोगे कि उस पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा एक सिचुएशन देखेंगे कि यहां पर बता रहा है कि एक पार्टिकल है, वही केस है, देखिएगा वही केस है। अब ये देखिएगा एक पार्टिकल को मैंने बोला, एक पार्टिकल जो है इधर पे है, ओके। अब ये पार्टिकल मैंने बोला कि वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब इट इज मूविंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस, मतलब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव कर रहा है। अब मैंने बोला इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग तभी ये मूव कर रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे सर कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये ऑब्वियसली इस पार्टिकल पर वाई एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है, इस कारण से ये वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। बहुत सिंपल सा दो केस था। अब आप एक तीसरा केस देखिएगा। तीसरा केस ऐसा होता है आपके पास कि एक तरफ ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस को ले लिया और ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ रहा। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं एक पार्टिकल अभी ओरिजिन में है और वो पार्टिकल को इस तरफ फोर्स लगाया जा रहा है या वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप बोलोगे सर अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो सीधी सी बात है इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन आप एक चीज गौर से देखिएगा, अगर आप एक चीज देखते हो, ये पार्टिकल जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी मूव कर रहा है, देखिएगा इधर भी पहले यहां पे था अब यहां पे आ गया, तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है और वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फिर देखोगे ये एक्स एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, देखिएगा, और वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, देखिएगा यहां से दिख रहा है आपको ये चीज। तो आपको पैरेलली ये दिखता जा रहा है कि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से साइमल्टेनियसली दूरी बनाता चल रहा है। तो मतलब तब आप ये बोल सकते हो कि जरूर इस पार्टिकल में एक फोर्स ऐसा लग रहा है जिसके कारण वो पार्टिकल एक्स एक्सिस से भी दूर हट रहा है और वो पार्टिकल वाई एक्सिस से भी दूर हट रहा है, दोनों ही तरफ से दूर दूर हट रहा है। मतलब ये बोलोगे उस पर दो तरफ एक साथ फोर्स लग रहा है, एक फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है जो उसको वाई एक्सिस से दूरी बनाते में हेल्प कर रहा है और एक वाई एक्सिस की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो उसको एक्स एक्सिस से दूरी बनाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन लग तो रहा है एक ही फोर्स है, तो एक्चुअली में हम लोगों ने क्या किया, लग तो रहा एक ही फोर्स है लेकिन हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं ये जो एफ फोर्स है इसके दो पार्ट है। एक पार्ट इस फोर्स का, ये जो फोर्स एफ है उसका एक पार्ट जो है इस पार्टिकल को एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करा रहा है और इसी फोर्स का एक दूसरा पार्ट जो है वो उस पार्टिकल को वाई एक्सिस की तरफ मूव करा रहा है। मतलब हम लोगों ने एक फोर्स को दो फोर्स के पार्ट में तोड़ा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू पार्ट्स सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर is known as rectangular resolution of vectors। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। और ये जो तो पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एफ फोर्स के दो पार्ट मैंने लिए, एक फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहा है और एक फोर्स वाई एक्सिस की तरफ काम कर रहा है, तो इन्हें कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एफ। ओके,
इसको क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एफ। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। जो वाई एक्सिस की तरफ रहेगा उसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ कहेंगे। तो मैं इसको अगर यहाँ पे ऐसा दिखाऊं एग्जांपल के फॉर्म में, इसको प्रॉपर्ली हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू पार्ट्स इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को जब हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग इसको रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। इसे हम लोग कई बार डीकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो दो पार्ट्स में जब तोड़ा जाता है, दैट टू पार्ट्स आर नोन एज components ऑफ वेक्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू पार्ट्स आर known as components of the given vector, components of the vector। ठीक है, देखिए एकदम क्लियर है। यहाँ पर जो दो पार्ट होते हैं उन दोनों पार्ट को हम लोग वेक्टर के कंपोनेंट्स बोलेंगे, या फिर हम लोग अपने नॉर्मल मतलब बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं उस वेक्टर के दो टुकड़े हैं, दो हिस्से हैं, दो टुकड़े हैं। इस तरह से हम लोग अपने हिसाब से समझने के लिए देख सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ये दो पार्ट के वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो चलिए उसको हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं और देखते हैं उसको कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये इस प्रकार से हम लोग जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज़ करना चाहा हम लोगों ने, और इसी चीज़ हम लोग समझते हैं। तो जैसे मान लेते ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये अपने पास वाई एक्सिस हो गया, और हमारा एक वेक्टर है, ये मान लेते हैं वो वेक्टर है, ये अपने पास एक वेक्टर है, और इस वेक्टर का जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर है। ठीक है, और ये देखिएगा किससे एंगल बना रहा, वो एक बहुत बड़ा ज़रूरी बात है इसमें। ये देखिएगा मान लेते हैं एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है। ये क्या बना रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है। तो अब आप एक चीज़ देखिएगा, इस वेक्टर का जो हिस्सा एक्स एक्सिस के अंडर लाई करता है, ये वाला हिस्सा, तो इसे कहेंगे इसका एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, और इसी वेक्टर का वो वाला हिस्सा जो वाई एक्सिस के साथ लाई करता है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, तो ये वाला बन जाएगा ए वाई, इसे कहेंगे हम लोग ए वाई कहेंगे। मतलब ए का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहा उसको ए एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो ए एक्स को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और ए वेक्टर का वो हिस्सा जो वाई एक्सिस की तरफ है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, ए वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है इसको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कहेंगे। अब ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली आप देखते हो कि इसका जो लेंथ होता है वो इसके लेंथ के इक्वल है। मतलब मैं अगर ये लेंथ को निकाल लूं तो आपको ये लेंथ भी पता चल जाएगा, और अगर मैं इस लेंथ को निकाल लूं तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए कितना आसान है इसको निकालना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा सा अपना ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया लगाइए। तो ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया लगाने से क्या होगा देखेंगे आप लोग, ए एक्स बाई ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, दैट रिप्रेजेंट ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो मतलब ए का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस की तरफ है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा हमारे लिए जानना जरूरी है, जिस एक्सिस से वो थीटा का एंगल बनाता उसे हम लोग हमेशा ए कॉस थीटा लिखेंगे, और इस डायग्राम के हिसाब से ये ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे, इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसी तरीके से अगर आपके पास मैं ए वाई बाई ए लिखता हूं, ठीक है, ए वाई बाई ए, तो ये भी लेंथ ए वाई है, ये भी लेंथ ए वाई है, तो ए वाई बाई ए इज इक्वल टू मैं लिखता हूं साइन थीटा, और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा।
ओके। और ए साइन थीटा जो है देखो कि वर्टिकल डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस की तरफ है जिससे वो थीटा एंगल बना रहा है उसको हम लोग ए कॉस थीटा लिखेंगे, और वेक्टर का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस की तरफ काम कर रहा है उसे कहेंगे ए साइन थीटा लिखेंगे, और इसे वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से। तो मतलब कभी भी कोई सिचुएशन ऐसा आता है, अब सीधा सा चीज समझेंगे आप लोग, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो कभी एक सिचुएशन ऐसा होता है, जैसे मान लो आपके पास एक सिचुएशन है, ये रहा हमारे पास एक ब्लॉक, ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारे पास एक ब्लॉक। ओके, इस ब्लॉक पर मान लेते हैं आपने इस तरह से फोर्स लगाया, इस तरह से फोर्स लगाया। तो जब आप इस तरह से फोर्स लगाते हो तो ये फोर्स इस ब्लॉक पर डायरेक्टली वर्टिकली भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी काम नहीं कर रहा है। तो ये एक साथ दो तरफ काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, मान लेते हैं इसका एक पार्ट इसका इधर काम करेगा और इस फोर्स का एक पार्ट इस तरफ काम करेगा। अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं ये बोलता हूं कि ये फोर्स इससे थीटा का एंगल बना रहा है, तो F का वो पार्ट जो वर्टिकल डायरेक्शन में यहां काम कर रहा है, जो उसको नीचे की तरफ दबा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे F cos थीटा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, याद रखने का तरीका हमारे पास यही है कि जिससे वो थीटा एंगल बनाता है जिस लाइन से, वो हमेशा cos थीटा होता है, और यहां पर इस तरफ जो ढकेल रहा है वो कौन होगा, F sin थीटा। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में इस डायग्राम के हिसाब से काम कर रहा है उसको लेंगे F cos थीटा। फोर्स का वो डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है वो क्या हो जा रहा है, F sin थीटा। तो देखिए कितना क्लियर है कि आपने जब इस तरह से फोर्स लगाया, इस फोर्स के कारण इस ब्लॉक पर दो दो इफेक्ट हो रहा है। एक इफेक्ट ये हो रहा है कि ये जिस सरफेस में रखा हुआ है उस सरफेस पर एक वर्टिकल फोर्स काम कर रहा है, और उस वर्टिकल फोर्स का वैल्यू कितना, F cos थीटा है। और उसी फोर्स का एक पार्ट ऐसा है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जो इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। आप इसे चाहे तो कुछ इस तरह से एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पर देखिएगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो इस तरफ मूव करेगा, और अगर मैं इस पार्टिकल पर इस तरफ फोर्स लगाता हूं तो इस तरफ मूव करेगा। लेकिन अब एक चीज देखिएगा, इस पर जब मैं इस तरह से फोर्स लगाता हूं तो देखिएगा ये दोनों तरफ मूव कर रहा है, मतलब वो ऐसा मूव कर रहा है। तो ऐसा मूव करने का मतलब ये आपका जो हम लोगों ने जो फोर्स इस तरफ लगाया है, इस फोर्स का दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा इस तरफ काम कर रहा है जो इसको इस तरफ ले जा रहा होगा, और इस फोर्स का वो हिस्सा जो इस तरफ लग रहा है वो इसको इस तरफ ले जा रहा होगा। तो मतलब बोल सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट पर एक साथ दो डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, और इन्हीं दो फोर्सेस को हम लोगों ने, या दो वेक्टर को हम लोग जो तोड़ते हैं एक वेक्टर से, इन्हीं दो पार्ट्स को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं, और इन्हीं दो वेक्टर्स को, इस प्रोसेस को हम लोग रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या डीकंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। तो चलिए अब इनको हम लोग कैसे एप्लीकेशन में लाएंगे और कैसे इसको डील करेंगे, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा जो वो था रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन देखा हम लोगों ने। प्लेन मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, देखिएगा 3 डायमेंशन में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं। सिचुएशन कुछ ऐसा दिया, देखेंगे आप लोग, इसको बड़े गौर से समझेंगे। ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस और ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस, और यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, एक वेक्टर ही ले लिया है, ठीक है। इस वेक्टर का लेंथ हम लोगों ने सपोज ले लिया है 5 मीटर, इसका लेंथ है 5 मीटर, और ये हमारा एक्स एक्सिस से सपोज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और मैंने इसका नाम दिया OA। तो OA का जो मैग्नीट्यूड है, OA का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम लोग ले रहे हैं 5 मीटर। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर OA का जो मैग्नीट्यूड है ये 5 मीटर है, मतलब ये एक 5 मीटर। लेकिन आप इस चीज से कहीं से भी ये नहीं पता लगा पा रहे हो कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है और कैसा दिख रहा है।
तो अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखता हूं कि आप ओ ए वेक्टर बताइए क्या होगा, मतलब सीधा सा चीज, इस ओ ए को अब वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। और जब मैंने ऐसा बोला कि ओ ए को वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो मतलब आप बोलोगे मतलब इसमें डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए। तो अब उसको कैसे निकालें, तो उसको निकालने के प्रोसेस को हम लोग देखते हैं कैसे निकाला जाए। तो अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ से फिर से वही काम करते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से, मैं अगर इसको ऐसे ले लेता हूँ, तो देखिएगा ए का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस की तरफ है, ये मान लेते हैं ये वाला है। तो आपको लगता नहीं इसे मुझे क्या लिखना चाहिए, इसे लिखना चाहिए 5 cos 30। और आपको पता है cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 5√3/2। मतलब ओ ए का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस की तरफ है उसका वैल्यू कितना है 5√3/2। अच्छा, अब एक और चीज देखिएगा, ओ ए का वो हिस्सा जो वाई एक्सिस की तरफ है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 sin 30। और आपको पता है 5 sin 30 मतलब 5 इंटू 1/2, मतलब 5/2। मतलब ये 5 जो वेक्टर है, ओ ए जो वेक्टर है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से एक्स एक्सिस की तरफ है जिसका वैल्यू 5√3/2 है, और दूसरा हिस्सा जो वाई एक्सिस की तरफ है वो 5/2 है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो देखो कितना आसान सा है ये वाला चीज। ये जो है एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ मिल के जो दो वेक्टर्स है उनसे मिल के बना है। और मैंने आपको एक यूनिट वेक्टर बताया था, याद रखोगे आप लोग, उस यूनिट वेक्टर के हिसाब से इसे आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे 5√3/2। ये एक्स एक्सिस की तरफ है इसलिए आप लगाओगे आई कैप, और ये वाला जो है हमारे पास क्या बताइए 5/2, तो इसे लिखेंगे 5/2। वाई एक्सिस की तरफ है तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग जे कैप। और ये जो वेक्टर है वो इन दोनों से मिल के बना है, तो दोनों को मिला दीजिए। और जैसे मिलाएंगे तो ये वेक्टर दोनों से मिल के बना हुआ है, तो इसे दोनों को मिला दिए, मतलब दोनों को ऐड कर दिए। और दोनों को ऐड करने के बाद ये हमारा हो जाएगा ओ ए वेक्टर का वेक्टर फॉर्म आ गया। ओ ए का मैग्नीट्यूड हमको पता था, अब हम लोगों ने ओ ए का वेक्टर फॉर्मेट भी निकाल लिया। तो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओ ए। ओ ए का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये इस प्रकार से निकला। तो अब यहां से एक और चीज आता है, अगर आपको बोला जाता ठीक है अगर ओ ए वेक्टर दिया है तो इससे मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो देखिए उसमें भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। आप देखोगे अगर मैं इसका वैल्यू 5/2 लिख रहा हूं तो आपको नहीं लगता कि इसका भी वैल्यू 5/2 ही होगा। और अगर ऐसी बात है तो यहां से आप देखेंगे एक चीज कि अगर मैं आपको ओ ए का लेंथ निकालने बोलूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं चलो आप मेरे को ओ ए का लेंथ निकालो, ओ ए का लेंथ मतलब ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही बात है। तो यहां से आप देखोगे ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, तो उस हिसाब से ये बन जाएगा 5√3/2 का होल स्क्वायर, प्लस हम लोग के पास आ जाएगा यहां से ये वाला जो हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। ये रूट नहीं है ना, ध्यान रखेंगे, गलती है यहाँ पर, 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 5√3 जो होता है उसका वैल्यू कितना होगा, 5×5 = 25, √3 75 हो जाएगा, ओके, बाई 4। और ये वाला देखेंगे 25/4, तो मतलब 100/4, और 100/4 करेंगे तो 25 आएगा, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू √25। और जिसे आप जैसे ही सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो देखिएगा आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर कोई भी वेक्टर आपको इस फॉर्मेट में अगर दिया हुआ, देखिएगा ध्यान से, बोलता है कोई एक वेक्टर है जिस वेक्टर का वैल्यू है पी वेक्टर, इसका वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो अगर आपको बोला जाता पी का मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज पी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, उस वेक्टर को आप इस तरह से a² प्लस b² लिख दोगे। अगर मान लेते कभी ऐसा सिचुएशन रहा, मैंने आपसे ये बोला कि q नाम का एक वेक्टर है
और उस q वेक्टर का जो वैल्यू दिया है ai प्लस माइनस बी जे कैप दिया हुआ है। तो q का मैग्नीट्यूड निकालो, तो q का मैग्नीट्यूड निकालते समय आप क्या लिखोगे, रूट ओवर a का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ही लिखना है, क्योंकि ये इस लेंथ का स्क्वायर होता, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज हो रहा है। इसलिए अगर कभी भी i और j के फॉर्मेट में वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और जिस तरह से मैंने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में बोला, उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि 3 डायमेंशन में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। 3 डायमेंशन में कैसे एक्सप्रेस होता होगा, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक वेक्टर दे देता हूँ। सपोज मैंने बोला ये एक वेक्टर है, p वेक्टर है, जिसका वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब आपसे बोला जाता है यहाँ से कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p विल बी इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो ये था रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और हम लोग किस तरह से कोई अगर मैग्नीट्यूड दे देता है तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस वेक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। हम लोगों ने इस चीज़ को सीखा, और बेटा इसे बहुत ही अच्छी तरीक़े से आप इसको ध्यान रखेंगे, और ध्यान रख के आप मुझे बताएंगे कि ये कैसे समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसको हम रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं रियल लाइफ में आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, और इस सिचुएशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसा दिया है कि ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक का मास कितना है, m है, ओके। और ये ब्लॉक को आप किसी अर्थ के ग्राउंड सरफेस से किसी एक ऊंचाई पे रखे हुए हैं, और ये h हाइट पे रखा हुआ है। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि इस ब्लॉक को आप यहाँ से छोड़ दीजिए, तो जैसे ही आप इसे यहाँ से छोड़ेंगे तो आपको पता है ये नीचे की तरफ गिरेगा, और गिरने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, तो आप तुरंत बोलोगे सर इसको गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटी है। ओके, अच्छी बात है। तो बोलूँगा अच्छा ग्रेविटी किस तरह फैक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ग्रेविटी तो हमको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, और जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट पर इस ग्रेविटी के कारण, इसके वेट के कारण फोर्स लग रहा है, जिसका वैल्यू है mg, जो इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है। मतलब आपको एकदम क्लियर है ये सिचुएशन कि इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी जो है वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, जिसके कारण वो ब्लॉक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। ओके, चलिए मैं आपको एक और दूसरा सिचुएशन बताता हूं, और ये दूसरा सिचुएशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, और प्लीज इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से आप दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि ये हमारे एक बहुत ज़रूरी वाला काम आने वाला है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इस तरह का शेप का एक सरफेस ले लिया। ध्यान से देखिएगा, ये एक तरह का सरफेस ले लिया। इस तरह के सरफेस को हम लोग इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब एक ऐसा स्लोपी टाइप का एक प्लेन है, उस स्लोपी प्लेन को हम लोग इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं। और इस इंक्लाइंड प्लेन में ये रहा हमारा एंगल थीटा। यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये है एक ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास है m। अब अगर आप इस ब्लॉक को यहां पर छोड़ देते हो, तो इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन खींचेगा, तो आप सीधा बोलोगे सर इसको खींचेगा कहाँ, ये तो आपको हमको पता है, ये इस तरह से स्लाइड करता हुआ नीचे आके गिरेगा। अब जब आपने ये बोला कि ये इस तरफ, ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग स्लाइड करते हुए गिरेगा, तो मैं आपसे पहला अगला क्वेश्चन यही रहेगा मेरा आपको कि यहाँ पर कौन खींच रहा है। तो अगर आप बोलते हो सर ग्रेविटी खींच रहा है, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी बोला था ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पे तो स्लोपी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो स्लोपी डायरेक्शन में कौन काम कर रहा है, तो फिर से आपके पास वही आंसर आएगा। बोलोगे सर ये तो हमको पता है सर, ये हम लोग का ग्रेविटी खींच रहा है। लेकिन फिर से मैं आपके क्वेश्चन को डिफाई करूंगा और बोलूंगा अगर ग्रेविटी खींच रहा है तो ग्रेविटी तो आपने अभी बोला था डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। मैं फिर से ये पूछूंगा इसको इस डायरेक्शन में कौन खींच रहा है। तो इट साउंड्स क्वाइट
कॉम्प्लिकेटेड। अब आपके लिए थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जा रहा है। मतलब यस एग्जैक्टली चैलेंजिंग हो जा रहा है, लेकिन उतना भी चैलेंजिंग नहीं है। यहाँ पर कुछ बातें हो रही हैं और उन बातों को थोड़ा हम लोग ध्यान से देखते हैं। और ध्यान से देखने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ और इस सिचुएशन को थोड़ा गौर से देखिएगा। मैं अभी इस बात को छोड़ दे रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल आपको एक ज्योमेट्री का एक रिजल्ट बता रहा हूँ और इस रिजल्ट को बड़े गौर से देखिएगा। आप इस रिजल्ट को जानिएगा। ये जो चीज़ रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द लास्ट टाइम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं बार बार आगे यूज करूंगा और आप तब ये मत बोला सर ये कहां से आया। मान लो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये वाला एंगल मैंने ले लिया सपोज थीटा ले लिया है। तो जब मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया मतलब ये मत समझना कि कोई जरूरी कि थीटा ही होता है, कुछ भी हो सकता है। ये थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है। अब मैं इस इंक्लाइंड प्लेन पर ध्यान से देखिएगा, इस इंक्लाइंड प्लेन पर मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं बेस पर। इस इंक्लाइंड प्लेन से बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। दिस इज अ परपेंडिकुलर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया इंक्लाइंड प्लेन से बेस पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इंक्लाइंड प्लेन पर। अब अगर आपसे पूछता हूं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो ध्यान रखना इनके बीच का एंगल हमेशा जो ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वही एंगल ये भी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ये एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा ही होगा। अब आप यहां पर मेरे से पूछ सकते हो सर ये कहां से आया। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, ये बहुत सिंपल सा ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री से ही बना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब आप एक चीज देखेंगे, ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, तो आपको लगता नहीं कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिएगा, ये पूरा एंगल जो है 90 है, दिख रहा है आपको, देखिएगा पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है, जिसमें ये वाला पार्ट 90 माइनस थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, तब थीटा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पूरा एंगल को क्या माना, 90 में से इतना पार्ट चला गया तो ये पार्ट है 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। तो इसीलिए इस एंगल को हमेशा हम लोग क्या लेंगे, थीटा ही लेंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अगर बीटा तो ये वाला एंगल बीटा। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, ये एक बहुत सिंपल सा ज्योमेट्री था। अब मैं इस चीज का यूज कहां करने वाला हूं, तो चलिए मैं इसको अब इस चीज का यूज इस जगह पर करने वाला हूं। यहां पर आप गौर से देखिएगा, मैंने जो अभी आपको बताया था कि ग्रेविटी जो है या वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। एग्जैक्टली आपने सही बोला और मैं भी सही बोल रहा हूं। तो ठीक है, तो मतलब इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट काम कर रहा है और उस वेट का वैल्यू कितना है, mg है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस तरफ खींच रहा हूं। देखिएगा, आप लोग बचपन में ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करते थे ना, वही कंस्ट्रक्शन ही कर रहा हूं मैं यहां पर। अब देखिएगा सेम केस के हिसाब से एक चीज देखिएगा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आपको नहीं लगता ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, और अगर ये थीटा है तो उस हिसाब से देखिएगा, अगर मैं इस mg को ये वाला एंगल जो है थीटा बना रहा और मैं यहां पर एक और लाइन खींच देता हूं जो तुम्हारा आपका इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो अब देखिएगा इसको कितनी आसानी से आप वेक्टर में तोड़ सकते हैं। देखिएगा ये आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आ जाएगा। कैसे हो रहा है, mg को एक हिस्सा जो थीटा एंगल बना रहा है ये वाला बन जाएगा mg cos थीटा, जिससे थीटा बनाता हमेशा कॉस होता है, और mg का वो हिस्सा जो इस तरफ काम कर रहा होगा वो क्या बन जाएगा, mg sin थीटा। ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर फिर से कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, तब आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। मैंने कुछ नहीं, बहुत सारा ज्योमेट्री का यूज़ किया है और उस ज्योमेट्री का यूज़ करके मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्या हो रहा है। तो देखिएगा, इस mg का वो हिस्सा जो इंक्लाइन प्लेन पर डायरेक्ट काम कर रहा है उसे हम लोग लिख रहे हैं mg cos थीटा,
और mg का वो हिस्सा जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग काम कर रहा है उसे हम लोग बता रहे हैं mg साइन थीटा। अब आप ये बोल सकते हो कि ये ब्लॉक नीचे क्यों फिसल रहा है या क्यों स्लाइड कर रहा है, क्योंकि mg तो नहीं लग रहा है लेकिन mg का एक हिस्सा काम कर रहा है, और वो हिस्सा कौन है, mg साइन थीटा। तो नाउ वी कैन से दैट mg साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइडिंग ऑफ दिस ब्लॉक along the inclined plane या along the surface of the inclined plane। मतलब inclined plane के along इस ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, mg साइन थीटा। अब यही चीज मान लेते ये अगर अल्फा होता तो इस एंगल को आप अल्फा लेते, तब आप क्या लिखते, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और इस तरफ जो काम कर रहा है वो mg cos अल्फा, और इसको जो इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में स्लाइड करने में हेल्प करता है उसको हम लोग लिखते हैं mg साइन अल्फा लिखते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा कि क्या चल रहा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप 2-3 बार इस चीज को रिपीट करके देखेंगे, क्योंकि आगे का पूरा मैकेनिक्स, पूरा फिजिक्स इन्हीं कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। चाहे आप उसको क्लास 11 के फिजिक्स में यूज करो, चाहे वो क्लास 12 के फिजिक्स में यूज करो। और बेटा मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि 90% बच्चा ये कैसे कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं उसको लेकर कंफ्यूज रहता है, और वो जिंदगी भर का कंफ्यूजन बन के इसके रह जाता है। तो इस पार्ट ऑफ द वीडियो को आप रिपीट कर करके 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार कर करके आप देखिए, जरूर देखिए इस चीज को, ठीक है। अगर मैं अभी आपने देखा, मैं बोलता समझ में आ गया है, फिर भी आप इसको एक बार दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ओके। तो चलिए अब इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं तो हमको थोड़ा और समझ में आएगा। इस इलस्ट्रेशन को देखिएगा, क्या बोलता है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड इज 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द अदर कंपोनेंट एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल, ठीक है। आपको एंगल भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला चीज, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, आप चीजों को बहुत अच्छे से ग्राफिकली एक्सप्लेन कीजिए। पहले ग्राफिकली समझिए क्या बता रहा है। बोलता है एक वेक्टर है जिसका वैल्यू 80 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका एक कंपोनेंट 40 मीटर पर सेकेंड है, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा और वो कितना एंगल बना रहा होगा। यहां पर ये स्पेसिफाइड नहीं किया किससे, तो आप किसी को भी लेने को ले सकते हैं। तो मान लो आप इसको ऐसा बनाइए, पर इसका एक प्रॉपर डायग्राम बनाइए। देखिए डायग्राम नहीं बनाएंगे तो चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो ये मान लेते हैं हम लोग अपने जस्ट सेक ऑफ कन्वीनियंस, इसको एक्स एक्सिस ले लिए, इसको हम लोग चाहे तो वाई एक्सिस ले लिए। तो 80 मीटर वेलोसिटी है, ये रहा 80 मीटर वेलोसिटी का वैल्यू, ये है 80 मीटर पर सेकेंड, हमको इसका वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया है। इसका बोलता है एक कंपोनेंट जो है 40 मीटर पर सेकेंड है, तो मान लो इसका जो 40 मीटर पर सेकेंड जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर कोई स्पेसिफाइड नहीं किया है तो हम लोग इसी तरफ ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोलता है इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, तो मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो इसको मैं ले लेता हूं फिलहाल वी वाई, और आपके पास वी एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या क्या चीज निकालना है, आपको निकालने बोला है वी वाई, मतलब वाई एक्सिस की तरफ, मतलब इस वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट और ये कितना एंगल बना रहा है। तो चाहे तो मैं ये एंगल इससे निकाल सकता हूं, चाहे ये एंगल मैं इस तरफ से निकाल सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर कुछ ऐसा स्पेसिफाइड नहीं किया है। तो मैं ये एंगल 40 मीटर सेकेंड से कितना बना रहा है उसको निकाल रहा हूं। तो अब आप देखिएगा यहां से इस डायग्राम से हिसाब से कितना आसानी से आप निकाल सकते हो। देखोगे ये हमारा क्या हो जा रहा है, बेस हो जा रहा है, ये वाला क्या हो जा रहा है, हाइपोटेन्यूज हो जा रहा है ट्राइंगल के हिसाब से। तो सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ से, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये आ गया, जिसके कारण इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो आपको पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 तब होता है जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता है या फिर π/3 रेडियन होता है। अब हम बड़े हो गए, थोड़ा रेडियन का यूज करना सीखे हम लोग, ठीक है। अब आपके पास देखिएगा थीटा का वैल्यू निकल गया, कितना निकला अपने पास थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू मिल गया π/3 रेडियन, ये अपने पास आ गया। अब अगला आपको बोला वी वाई का वैल्यू निकालना। तो देखिए वी वाई का वैल्यू कितनी आसानी से निकाल सकते हो आप लोग। तो देखिएगा वी वाई, मतलब ये अगर वी वाई है, इसका लेंथ अगर वी वाई है तो इसका भी लेंथ वी वाई होगा। तो वही तरीका देखिएगा, परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा हम लोग का बेस, या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो निकाला आप निकाल सकते हो। तो अगर मैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर दूं, ये तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज था ना,
ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज अगर कर दूँ तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है निकालना है, नहीं पता, यही तो निकालना है, तो मैंने इसको वी वाई ले लिया। वी वाई बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 80, और यहाँ पर लिखूंगा क्या, साइन का वैल्यू पाई बाई 3 दैट इज 60 डिग्री, और साइन पाई बाई 3 का वैल्यू होता है √3/2। तो अगर आप इसको रखते हो तो आपके पास सीधा सीधा वी वाई इज इक्वल टू सीधा आ जाएगा अपने पास √3/2 80, और इसे आप चाहो तो लिख सकते हो √340 मीटर पर सेकेंड। तो y एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट को आप ऐसा निकाल सकते हो। एक चीज और भी देखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे निकालने का भी इच्छा नहीं है, ऐसा निकालना आना चाहिए आपको, लेकिन ऐसे निकालने का भी इच्छा नहीं है, थीटा वीटा अगर सपोज नहीं निकालने बोला रहता है, तो भी आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, इसी ट्रायंगल को देख के निकाल सकते थे। इस ट्रायंगल में इस वैल्यू को आपने कितना माना, वी वाई, आपको ये 40 दिया है, ये आपको 80 दिया है। तो देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हो तो आपको लगता नहीं है कि देखिएगा 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू √ओवर वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से 80 का स्क्वायर, सॉरी 80 इज इक्वल टू, है ना, और 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग, रूट हट जाएगा, वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक काम करेंगे, 80 का स्क्वायर, तो इसे रह दीजिए 80 का स्क्वायर, वी वाई निकालना है आपको, और वी एक्स का वैल्यू आपके पास कितना है 40, तो इसे 40 का स्क्वायर कीजिए। अब आप इसको देखिएगा, गौर से देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही सेम वैल्यू आएगा, √340 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। तो ये कुछ एक इलस्ट्रेशन था जिसको हम लोगों ने रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज़ करके हम लोगों ने समझा। तो चलिए, तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही देखते हैं, बाकी हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन, बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।